आज का हमारा टॉपिक है बच्चों शक्ति, सत्ता और वेदता। ठीक है, क्या है? शक्ति, सत्ता और वेदता। तीनों के नाम अगर आप ध्यान से देखें तो सेम सेम ही लगते हैं। शक्ति मतलब पावर, सत्ता मतलब ऑथोरिटी और वेदता मतलब लेजिटिमेसी। यानी कि शक्ति, सत्ता, वेदता। शक्ति का मतलब क्या है, सत्ता का ऑथोरिटी का मतलब क्या है और वेदता का मतलब क्या है, यही हमें इस पाठ के अंतर्गत पढ़ना है। तो आइए देखिए, इसमें आपको सबसे पहले क्या पूछा जाता है, शक्ति का मतलब क्या होता है, पावर क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, पावर, शक्ति। सबसे पहले हम किताबी भाषा के अनुसार चलते हैं, फिर हम आपको और इजी तरीके से इसको समझा देंगे। तो देखिए, शक्ति यानी राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणा रही है शक्ति। राजनीति विज्ञान की जो मूल अवधारणा है वो शक्ति ही है। क्यों? क्योंकि राजनीति हमारे समाज का वह क्षेत्र है जहाँ सभी के लिए क्या बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं। ठीक है, सभी के लिए निर्णय लिए जाते हैं, अधिकारों और कर्तव्यों को आवंटन किया जाता है, यानी अधिकार और कर्तव्य बांटे जाते हैं। इन सब कार्यों को करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? शक्ति की आवश्यकता होती है। लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि शक्ति का स्वरूप क्या है, उसकी प्रवृत्ति क्या है, समाज में शक्ति का स्रोत क्या है। यह जब तक हमें पता नहीं होगा तब तक हम सही मायने में समाज में ना तो शासन कर पाएंगे, ना नियम बना पाएंगे, ना निर्णय ले पाएंगे और ना ही हमें हमारे अधिकारों और कर्तव्यों का बोध हो पाएगा। जब तक आदि तत्वों पर एक रूपता का अभाव होगा, जब तक इन सब में एक रूपता नहीं होगी, जब तक ये शब्द एक जैसे नहीं लगेंगे, तब तक संभव नहीं है कि शक्ति का सही मायने में अर्थ पता चले। जहाँ अगर हम प्राचीन समय में सैनिक शक्ति महत्वपूर्ण मानी जाती थी। ठीक है, हर राजा के पास जितनी ज़्यादा अच्छी सेना होगी वो राजा उतना ही ज़्यादा अच्छा शासक माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि वही इस समय राजनीतिक शक्ति पर विशेष जोर दिया जाता है। प्राचीन भारतीय चिंतक में आप कुछ लोगों के नाम सुनिए, बहुत इम्पोर्टेंट इंसान है ये लोग, और इन्होंने ये पूरी एक बुक का ही नाम है, प्राचीन भारतीय चिंतन। ठीक है, पूरी एक बुक है ये। तो इस चिंतन में कौन कौन लोग हैं? मनु, कौटिल्य और शुक्र। मनु, कौटिल्य और शुक्र ने शक्ति के विविध तत्वों पर प्रकाश डाला है। ठीक है, फिर देखिए वहीं यूरोपीय चिंतन में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैकियावेली जो है वो यूरोप का रहने वाला है, यूरोपीय चिंतक है। तो यूरोपीय क्वेश्चन भी बनता है कि यूरोपीय चिंतन में प्रथम शक्तिवादी विचारक कौन है? तो यूरोपीय चिंतन में प्रथम शक्तिवादी विचारक जो है वो है आपका कौन है? मैकियावेली। मैकियावेली को प्रथम शक्तिवादी विचारक माना जाता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखिए। उसके बाद इंग्लैंड के टॉमस हॉब्स, आप ध्यान रखिएगा कि मैकियावेली यूरोपीय है, टॉमस हॉब्स जो है प्रकृतिवादी है ये, और ये कहाँ का है? इंग्लैंड का है। तो आपको ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपका बेस मजबूत नहीं हुआ तो आप आगे अच्छा नहीं समझ पाएंगे इसको। तो मैकियावेली यूरोपियन है और प्रथम शक्तिवादी विचारक है, वही इंग्लैंड का टॉमस हॉब्स, उसने, अब आपको एक बुक का नाम याद रखना है, लेवियाथन। ये बुक्स किसकी है? तो ये हॉब्स की बुक है। ठीक है, आगे भी आपको प्रिपेयर ध्यान रखना है कि इंग्लैंड के रहने वाले हॉब्स ने एक बुक लिखी है, उसका नाम है लेवियाथन, और लेवियाथन लिखी है उसने 1651 में। इस बुक में उसने क्या लिखा है? राज्य और राजनीति के क्षेत्र में शक्ति के महत्व को रेखांकित किया। राज्य और राजनीति के क्षेत्र में शक्ति का क्या महत्व है, ये बुक अपनी लेवियाथन लिखी, उसमें ये राज्य और राजनीति के बारे में उसने लिखा। लेकिन एक राजनीतिक अवधारणा के रूप में शक्ति पर उसने विशेष जोर आधुनिक राजनीति विज्ञान की एक विशेषता बताया है। ठीक है, एक राजनीतिक अवधारणा के रूप में शक्ति पर विशेष जोर, शक्ति पर विशेष फोकस आधुनिक राजनीति विज्ञान की विशेषता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान में कौन कौन लोग हैं? बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं हम, ध्यान रखिएगा। आधुनिक राजनीति विज्ञान के प्रमुख प्रेरणता है चार्ल्स मेरियम। बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है ये, 1 नंबर का आपका क्वेश्चन भी है कि आधुनिक राजनीति विज्ञान के प्रमुख प्रेरणता कौन है? चार्ल्स मेरियम। ऊपर हमने क्या पढ़ा था? प्राचीन भारतीय चिंतन में कौन कौन आते हैं? तो मनु, कौटिल्य और शुक्र, इन्होंने तत्वों पर प्रकाश डाला।
यूरोपीय चिंतक में कौन है सबसे पहले प्रथम शक्तिवादी विचारक? तो मैकियावली। उसके बाद हॉब्स जो है वो इंग्लैंड का रहने वाला है और उसने अपनी पुस्तक लिखी है लेवियाथन, जिसने राज्य और राजनीति के क्षेत्र में शक्ति की क्या महत्व है, शक्ति का क्या इंपॉर्टेंस है, वो समझाया। वही अगर हम मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो आधुनिक राजनीति विज्ञान के प्रणेता चार्ल्स मेरियम है और चार्ल्स मेरियम ने शक्ति के विविध पक्षों की व्याख्या की। और चार्ल्स मेरियम के बाद शक्ति की अवधारणा को स्पष्ट करने में और भी लोग आए, जिसमें से कैटलिन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटलिन ने शक्ति को समझाया। लॉसवेल ने शक्ति की डेफिनेशन दी है, केपलोन ने दी है, मॉर्गेनथाउ ने दी है। ये सारे विद्वान आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के प्रणेता चार्ल्स मेरियम के बाद शक्ति को इन्होंने सबने अपने तरीके से स्पष्ट किया। अब हम एक एक करके इनकी प्रक्रिया यानी इनकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे इनके द्वारा जो इन्होंने दी है। तो सबसे पहले देखिए कैटलिन क्या कहता है। कैटलिन ने राजनीति विज्ञान को क्या नाम दिया? देखो आपको याद हो जाना चाहिए भाई, आपको ये डेफिनेशन लिख लेनी है कॉपी में। कैटलिन ने राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। कैटलिन ने राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में बताया है, ध्यान रहेगा। उसके बाद परिभाषित किया है। उसके बाद उसने ये कहा है कि राजनीति विज्ञान जो है वो प्रतियोगिता का ऐसा क्षेत्र है, राजनीति प्रतियोगिता का ऐसा क्षेत्र है जिसमें प्राप्ति के लिए व्यक्तियों के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता है। क्या बोला? कैटलिन ने कहा कि राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित करते हुए कहा है कि राजनीति विज्ञान जो है, राजनीति जो है वो कंपटीशन का ऐसा क्षेत्र है जिसमें शक्ति प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों के बीच में आपस में निरंतर संघर्ष चलता रहता है। आप इस लाइन को अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि अगर आपने पहले की क्लासों में 9th 10th में आपने राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस और ये सब सामाजिक विज्ञान की किताब में भी दिया हुआ था। अगर आपने ध्यान दिया हो तो आप समझ सकते हैं। उसके अलावा इतिहास में महाजनपद दिए हुए हैं कि हर व्यक्ति जो है, हर जनपद अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, हर राजा, हर शासक अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या करता है? निरंतर आक्रमण करता रहता है, निरंतर संघर्ष करता रहता है। तो शक्ति प्राप्ति के लिए व्यक्तियों के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता था। कैटलिन के जैसे ही एक और हैं शक्ति के विचारक जिन्होंने शक्ति के बारे में अपनी विचार दिए, आधुनिक राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आते हैं ये। लॉसवेल क्या कहना चाहता है? लॉसवेल कहता है कि राजनीति विज्ञान का दायरा शक्ति से अपरिहार्य रूप से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कैटलिन के बाद लॉसवेल क्या मानता है कि राजनीति विज्ञान का जो दायरा है वो शक्ति से अपरिहार्य रूप से जुड़ा हुआ है। उसके बाद देखिए कि समाज में एक प्रक्रिया है या गतिविधि के रूप में शक्ति कैसे क्रियाशील हो सकती है। समाज में एक प्रक्रिया या गतिविधि के रूप में शक्ति कैसे क्रियाशील हो सकती है। लॉसवेल के अनुसार यही राजनीति विज्ञान की मुख्य विषय वस्तु है। क्या कहते हैं लॉसवेल? कि यही राजनीति विज्ञान की मुख्य विषय वस्तु है। मेन कंटेंट जो है वो शक्ति ही है, ये प्रक्रिया है, ये गतिविधि है और इसी के रूप में शक्ति कार्यशील होती है। इसलिए लॉसवेल की इम्पोर्टेंट बुक का नाम आपको रट लेना है। 2 बुक्स आ चुकी है, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ। लॉसवेल की बुक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन, कब, क्या, कैसे प्राप्त करता है। लॉसवेल की बुक का नाम क्या है? कौन, कब, क्या, कैसे प्राप्त करता है, यानी पॉलिटिक्स, हु गेट्स, व्हाट, व्हेन, हाउ। ये लॉसवेल ने अपनी पुस्तक दी है और इसने मुख्य विषय वस्तु ही राजनीति विज्ञान में शक्ति को माना है लॉसवेल ने, ध्यान रहेगा आपको। ठीक है, अब आगे देखिए। फिर आपके एक और महाशय हैं जिनका नाम है मैकाइवर और ये व्यक्ति बार बार आएगा क्योंकि ये राजनीति विज्ञान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैकाइवर ने भी अपनी एक पुस्तक दी है, पुस्तक का नाम है द वेब ऑफ गवर्नमेंट। शक्ति में इसे शक्ति की डेफिनेशन क्या लिखी है? इसे लिखा है कि मैकाइवर कहता है कि ये किसी भी संबंध के अंतर्गत ऐसी क्षमता है जिसमें दूसरों से कोई काम लिया जाता है या आज्ञा पालन करवाया जाता है। समझ में आई? बहुत ही इजी डेफिनेशन है, आप फिर से समझ सकते हैं कि शक्ति के अंतर्गत यह जैसी परिभाषा दी है आपको वैसे ही याद करना है। इसमें आप मन से कोई वर्ड नहीं लिखेंगे, रट्टा कह सकते हैं इसे आप। ये किसी भी संबंध के अंतर्गत ऐसी क्षमता है जिसमें दूसरों से कोई काम लिया जाता है या आज्ञा पालन करवाया जाता
है। तो आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे स्कूल के अंदर प्रिंसिपल जो है वो अपने जो टीचर्स हैं उनको ऑर्डर देकर काम करवा सकता है, ठीक है। या फिर जो टीचर्स हैं वो अपने स्टूडेंट को आज्ञा पालन करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ शक्ति नहीं चल रही है। शक्ति के अंतर्गत ये है कि कोई भी, जैसे जो आपका शासक है वो अपनी जनता से ऑर्डर देकर के कार्य करवा सकता है। समझ में आया? शासक जो है वो जनता से ऑर्डर देकर कार्य करवा सकता है। तो आज्ञा पालन जो है वो पावर के अंतर्गत ही आता है। और देश में भी आपके प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्टर है, ये सभी क्या करते हैं, ये सभी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और अपने कार्य का, शासन का चलाने के लिए शक्ति की ज़रूरत होती है। समझ में आया? फिर आप देखिए ऑर्गेन्स की क्या कहता है। ऑर्गेन्स की भी कहता है कि शक्ति दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। शक्ति क्या है? शक्ति दूसरे के आचरण को, किसी दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। समझ में आया? इसको याद कैसे करोगे? दूसरे का आचरण लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता ऑर्गेन्स्की ने बोला है। उसके बाद एक और है, उसका नाम है बायस्टर्ड, ठीक है, बायस्टर्ड। तो बायस्टर्ड क्या कहता है? रॉबर्ट बायस्टर्ड कहता है कि जो शक्ति है वो बल प्रयोग की योग्यता न कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। मतलब शक्ति में व्यक्ति अपना बल प्रयोग करता है, उसको बल प्रयोग करने की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। ये शक्ति की डेफिनेशन रॉबर्ट बायस्टर्ड ने दी है। आपको याद कर लेना है कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। उसके बाद शक्ति की ये परिभाषाएं संकेत क्या देती हैं? शक्ति की ये परिभाषाएं ये संकेत देती है कि शक्ति है, क्या क्या बोल रहा है ये, कि जिसके पास शक्ति है वे दूसरों के कार्यों और व्यवहारों एवं विचारों को अपने अनुकूल बना सकता है। आप समझ सकते हैं इस बात को मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि जिस व्यक्ति के पास शक्ति है वो दूसरों से कार्य करवा सकता है, दूसरों के व्यवहार को बदल सकता है, दूसरों के विचारों को अपने अनुकूल बना सकता है, अपने अकॉर्डिंग चल सकता है। तो इसीलिए हर व्यक्ति को शासन चलाने के लिए पावर की ज़रूरत होती है। वही दूसरी ओर समकालीन सामाजिक चिंतन में शक्ति का अभिप्राय माना जाता है कुछ करने की शक्ति, ठीक है, कुछ करने की शक्ति। जब कोई व्यक्ति स्वयं अपने लिए अथवा समाज के लिए कुछ कार्य करता है तो वह इसी अर्थ में शक्ति का प्रयोग करता है। ये और इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की गई है कि जब कुछ करने की शक्ति, अर्थात जब कोई व्यक्ति स्वयं अपने लिए या अपने से दूसरों के लिए कुछ कार्य करता है तो वह इसमें अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगली हेडिंग है हमारी शक्ति का बल। शक्ति का बल और प्रभाव में क्या भेद है? शक्ति का बल और प्रभाव में क्या अंतर है? तो समझिए इसे, द डिफरेंस बिटवीन पावर एंड फोर्स, ठीक है। सामान्यतः शक्ति और बल जो है वो एक, अगर आप किसी से पूछोगे कि शक्ति और बल में क्या अंतर है तो लगभग सेम ही लगेगा। शक्ति और पावर, द पावर और फोर्स एक ही माना जाता है लगभग इसको, है ना। अपना काम कराने के लिए शासक जो है वो शक्ति का प्रयोग करता है, और अगर हम यूज़ करें कि शासक जो है अपना पूरा बल लगा करके सामने वाले से अपनी आज्ञा मनवा सकता है। तो दोनों लगते एक ही हैं लेकिन वास्तव में दोनों में अंतर है, वास्तव में दोनों में अंतर है। शक्ति, अगर हम सीधी बात करें तो शक्ति एक छुपा हुआ बल है। कैसा है? प्रच्छिन्न बल। शक्ति कैसा है? प्रच्छिन्न बल, छुपा हुआ बल है। जबकि बल कैसा है? प्रकट बल है। आप पावर दिखा सकते हो, बल को प्रकट कर सकते हो, लेकिन शक्ति छुपी हुई बल के रूप में होती है, ठीक है। शक्ति में बल और प्रभाव दोनों निहित होते हैं। जब शक्ति और बल में अंतर किया जाता है तो शक्ति अप्रकट हो जाती है जबकि बल प्रकट रूप में आता है। यानी कि जब शक्ति और बल में अंतर किया जाता है, शक्ति और बल में जब अंतर किया जाता है तो शक्ति अप्रकट हो जाती है, दिखाई नहीं देती। समझ में आया? लेकिन बल प्रकट हो जाता है, बल दिखाते हुए, इस्तेमाल करते हुए पता चल जाता है, महसूस हो जाता है। जब शक्ति और प्रभाव में अंतर किया जाता है तो प्रभाव प्रकट अप्रकट होता है, प्रभाव दिखाई नहीं देता। शक्ति और प्रभाव में अगर हम अंतर करते हैं ना
तो इसमें क्या होता है, जब शक्ति और प्रभाव में हम अंतर करते हैं तो प्रभाव जो है वो दिखाई नहीं देता, लेकिन शक्ति प्रकट हो जाती है, शक्ति दिखाई देती है। शक्ति जो है वो आप साधारण भाषा में समझें तो शक्ति अप्रकट तत्व है। ऐसा तत्व है जो दिखाई नहीं देता, प्रकट नहीं होता, लेकिन बल प्रकट होता है, तो बल जो है वो प्रकट तत्व है। एग्जाम्पल सुन सकते हैं आप, जैसे पुलिस के पास अपराधी को दंडित करने की शक्ति निहित है। पुलिस का काम क्या है? अपराधी को दंड देना। तो पुलिस के पास पावर है अपराधी को दंडित करने की, लेकिन वास्तव में उसे दंड देने का जो अधिकार है वो पुलिस के पास नहीं है। ठीक है, पुलिस के पास अपराधी को दंड करने की शक्ति है, दंडित दे सकता है, दंड दे सकता है, दंडित करने की शक्ति है, लेकिन वास्तव में उसे दंड देती है, वास्तव में उसे दंड देती है, जो कि आर्थिक दंड से हो सकता है, शारीरिक दंड से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे जुर्माना हो सकता है ना, और शारीरिक दंड यानी कि उसकी पिटाई हो सकती है। तो ये एक प्रकार से शक्ति यानी पावर का इस्तेमाल है, तब वह बल का प्रयोग करती है। उसके अलावा आप एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे टीचर है तो शिक्षक के पास विद्यार्थी को कक्षा से बाहर निकालने की शक्ति होती है। शिक्षक क्या करेगा? अपने स्टूडेंट को कक्षा से बाहर निकाल देगा, अगर वो नहीं मानेगा तो उसमें क्या है, उसमें उसकी शक्ति है। लेकिन जब वह वास्तव में ऐसा करता है तब उसकी शक्ति बल में बदल जाती है। ठीक है, तब उसकी शक्ति बल में बदल जाती है। इस प्रकार शक्ति और प्रभाव में अनेक समानताएं और असमानताएं होती है। दोनों ही एक दूसरे को सबलता प्रदान करते हैं। दोनों ही औचित्यपूर्ण हो जाने के बाद प्रभावशाली होते हैं। यानी शासन चलाने के लिए शक्ति की भी ज़रूरत होती है और बल की भी ज़रूरत होती है। तो प्रभाव जो है वो शक्ति उत्पन्न करता है। प्रभाव क्या करता है? प्रभाव शक्ति उत्पन्न करता है और शक्ति प्रभाव को इफेक्ट करती है। तो दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, लेकिन दोनों में अंतर भी होता है। शक्ति के बारे में अगर हम बात करें तो शक्ति जो है वो दमनात्मक होती है। ठीक है, शक्ति दमनात्मक होती है और उसके पीछे कठोर भौतिक बल का प्रयोग होता है। अपने तरीके से दमन करते हुए अपने कठोर भौतिक बल का प्रयोग होता है। लेकिन अगर हम प्रभाव की बात करें तो प्रभाव जो है वो मनोवैज्ञानिक होता है। कैसा होता है? मनोवैज्ञानिक। फिर से सुनिए आप, हम पढ़ रहे हैं शक्ति और प्रभाव में समानता और असमानता। दोनों ही एक दूसरे को सबलता प्रदान करते हैं, दोनों ही औचित्यपूर्ण हैं, दोनों ही औचित्यपूर्ण हो जाने के बाद प्रभावशाली होते हैं। ठीक है, और प्रभाव जो है वो शक्ति उत्पन्न करता है और शक्ति प्रभाव को, लेकिन दोनों में अंतर भी होता है। शक्ति की बात करें तो वो दमनात्मक है, उसके पीछे कठोर बल होता है, पावर होता है, लेकिन प्रभाव जो है वो मनोवैज्ञानिक होता है। शक्ति का प्रयोग किसी के खिलाफ उसकी इच्छा के विरुद्ध भी हो सकता है, लेकिन प्रभाव संबंधात्मक होता है, प्रभाव संबंध को समझाता है। इसकी सफलता का आधार प्रभावित व्यक्ति की सहमति पर ही आधारित होता है। सामने वाले पार्टी जो है अगर सहमत होगी तो ही प्रभाव संबंधात्मक बनेंगे, लेकिन पावर आप किसी पर भी दिखा सकते हो, किसी की इच्छा के खिलाफ भी उसके विरुद्ध आप जो है शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा शक्ति की बात अगर हम करें तो शक्ति अप्रजातांत्रिक तत्व है। कैसा है? शक्ति अप्रजातांत्रिक तत्व है, जबकि प्रभाव पूर्णतया प्रजातांत्रिक है, क्योंकि ये संबंधात्मक है। आप तब तक किसी की प्रभावित व्यक्ति की सहमति पर निर्भर करता है कि वो आपसे प्रभावपूर्ण या प्रजातांत्रिक तरीके से संबंध बनाए। उसके लिए उसका जनता से उसका जो है संबंध अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। शक्ति कितनी भी अधिक हो, उसे स्थिरता हेतु प्रभाव की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रभाव को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए शक्ति के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती। प्रभाव का अपना एक इफेक्ट होता है, संबंधात्मक होता है। प्रभाव के लिए शक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन शक्ति को दिखाने के लिए प्रभाव की आवश्यकता होती है। ठीक है, लेकिन अंग्रेज जो है वो भारतीय जनता से शक्ति के माध्यम से अपने ऑर्डर की पालना करवाते थे, है ना। अंग्रेज क्या करवाते थे? भारतीय जनता से शक्ति का प्रयोग करते थे वो जनता पर, तो शक्ति के माध्यम से पालना करवाते थे और लोग उनकी गुलामी करते थे, तो वहाँ पावर था। लेकिन अगर हम हमारे नेशनल हीरो की बात करें, महात्मा गांधी की, तो हमारे महात्मा गांधी जो है एक इफ़ेक्टिव पर्सन है। वो अपने प्रभाव का प्रयोग करते हैं
और उनके प्रभाव को दिखाने के लिए राजनीति में विशेष तौर पे ध्येन रखिए कि महात्मा गांधी को अपना प्रभाव दिखाने के लिए किसी भी प्रकार की कभी शक्ति का इस्तेमाल करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि इनका एक परम ध्येय था। क्या परम ध्येय था? अहिंसा परमो धर्म। तो अहिंसा के बल पे महात्मा गांधी ने अपने देश में जो है वो स्वतंत्रता का रोल निभाया। ठीक है।